साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है, रेट का एग्ज़ाम 23-24 जुलाई को होने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो लेवल 1 और लेवल 2 के मुतालिक है, व्याख्या सहित है, प्री पेपर पर आधारित है और उर्दू ग्रामर पर आधारित है। आज का दूसरा पेपर है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप देखना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रैक्टिस सेट लेना हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉडल पेपर दिए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट है, मात्र नाम मात्र की फ़ीस पर है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। साथियों, आपको ध्यान में रखना है DSSB इसके अंदर हमारे यहाँ से 6 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है उर्दू के अंदर, और सभी मेड़ों के लड़के हैं, तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है 2 नंबर का। रेट 2022 उर्दू ग्रामर से मुतालिक है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग है, व्याख्या सहित है, प्री पेपर पर आधारित है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, एराब का सही तलफ़ुज़ क्या होगा? तलफ़ुज़ उच्चारण को बोला जाता है, तो क्या होगा? एराब, ईराब, ईराब या ईराब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ईराब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ईराब होगा, यानी अलिफ के नीचे जेर होगी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लफ्ज़ की सही अदायगी, सही यानी सही बोलने को तलफ़ुज़ यानी उच्चारण कहा जाता है, इसलिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब इन अलामात और निशानात को कहा जाता है जिनकी मदद से लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सही किया जाता है। तलफ़ुज़ यानी उच्चारण सही किया जाता है। हरुफ को आपस में जोड़ा जाता है। एराब है जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है साफ़ बोलना। एराब की तादाद 7 हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, तस्दीद, मद और तनवीन, तो आपको ध्यान में रखना है। उर्दू में एराब के लिए हरकत और सकनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। उर्दू में एराब के लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो हरकत और सकनात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हो बिगर एराब के हरुफ होते हैं जो लंगड़े लूले होते हैं, इनको सहारा एराब की मदद से दिया जाता है, तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह वाव जिसे सिर्फ लिखा जाए पढ़ा न जाए उसे कहते हैं? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मखलूत या वाव मादुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा वाव मादुला, यानी वह वाव जिसे सिर्फ लिखा जाए और पढ़ा न जाए उसे वाव मादुला कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव मारूफ, इसको बढ़ाकर पढ़ा जाता है और इसकी अलामत उल्टा पेश है, जैसे ऊन, फूल वगैरह है, तो बड़े ओ के बराबर इसको खींचकर पढ़ा जाता है, इसका हमें ध्यान रखना है। वाव मजहूल किसे कहते हैं? वाव मजहूल जल्दी पढ़ना, यानी वह वाव जिसे जल्दी पढ़ा जाता है, जैसे लोग, चोर, है ना, इसकी अलामत ज़ज़म है, ज़ज़म की इसकी अलामत होती है। अगली इसकी जो तीसरी किस्म है वाव मादुला, यानी वह वाव जिसे लिखा जाए और पढ़ा न जाए, जैसे ख्वाब, ख्वाजा, है ना, तो इसमें वाव को नहीं पढ़ा जा रहा। ख्वाब, ख्वाजा, इसकी पहचान क्या है? वाव के नीचे छोटा सा ख़त बोला जाता है लाइन को, तो हल्का सा ये वाव के नीचे ख़त लगाना। अगर वाव मादुला के बाद अलिफ आता है तो वाव पर उल्टा ज़ज्म लगाना होता है। अगर साथियों इसका ध्यान रखना है, इसे इम्पोर्टेंट है, अगर वाव मादुला के बाद अलिफ आता है तो वाव पर उल्टा ज़ज्म
लगाना होता है। तो वाव के बाद अलिफ आ रहा है तो इस पर क्या होगा, उल्टा जज़म लगाया जाता है, इस तरह का जज़म लगाया जाता है। और ख़त है जो वाव पर लगाया जाता है, तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। वाव मादुला सिर्फ़ फ़ारसी ज़बान के अल्फाज में इस्तेमाल होता है और हमेशा हा के बाद इस्तेमाल होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ज़बान से अदा होने वाली आवाज़ें क्या कहलाती हैं? हर्फ, जुमला, लफ्ज़ या कोई नहीं? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़बान से अदा होने वाली आवाज़ें क्या कहलाती हैं? लफ्ज़ कहलाती हैं। और ज़बान से अदा होने वाली सादा आवाज़ें जिन्हें हम तहरीरी शक्ल में लिख देते हैं तो वह हर्फ कहलाती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। ज़बान से निकलने वाली मुफर्रद यानी सादा आवाज़ों को जब तहरीरी यानी जब इनको लिख दी जाती है तो उसे हर्फ कहते हैं। और ज़बान से अदा होने वाली आवाज़ें लफ्ज़ कहलाती है, इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का सबसे कदीम नाम है? हिंदुस्तानी, हिंदवी, रेख्ता या सभी दुरुस्त हैं? तो इसका हमें ध्यान में रखना है। उर्दू का सबसे कदीम नाम है हिंदवी, ये नाम अमीर खुसरो ने दिया था। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। हिंदवी ये उर्दू का कदीम नाम है, कदीम यानी पुराना नाम है और अमीर खुसरो ने दिया। रेख्ता के बारे में ध्यान में रखना, रेख्ता है जो वली दक्कनी ने दिया और हिंदुस्तानी नाम है जो अंग्रेज़ों ने दिया। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पानी लफ्ज़ में या है? मवाहिदा, मनकूत, गैर मनकूत या मुसन्नात? तो पानी लफ्ज़ में या क्या है? गैर मनकूत है। इसका हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो व्याख्या देखते हैं हम। वह हर्फ जो लफ्ज़ के इब्तिदा और दरमियान में तो मनकूत और आखिर में गैर मनकूत होते हैं। जैसे पानी है तो या इसके अंदर आखिर में है तो गैर मनकूत होगी। शेर ये पहले है तो मनकूत होगा और दरमियान में ये है तो क्या होगा? मनकूत होगा। और ये आखिर में होगा तो गैर मनकूत होगा। तो हमारा राइट आंसर गैर मनकूत होगा। तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है, नुक्तों के लिहाज से हर्फ की दो किस्में हैं। मनकूत इसका दूसरा नाम मुअज़्ज़मा है और दूसरा है गैर मनकूत, इसका दूसरा नाम है मुहम्मला। तो मनकूत की तीन किस्में होती हैं। पहली है मवाहिदा, दूसरी है मुसन्नात, तीसरी है मुसल्लसा। तो मवाहिदा कहते हैं एक नुक्ता वह हरूफ जिस पर एक नुक्ता हो। मुसन्नात वह हरूफ जिस पर दो नुक्ते हों और वह हरूफ जिस पर तीन नुक्ते हों। तो वह हरूफ जिस पर एक नुक्ता हो उसे मवाहिदा कहते हैं, जिस पर दो नुक्ते होते हैं उसे मुसन्नात कहा जाता है और जिस पर तीन नुक्ते होते हैं उसे मुसन्नात कहते हैं। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अब गैर मनकूत को दूसरा नाम है मुहम्मला। इसकी भी दो किस्में हैं। इसकी दो किस्में हैं। पहली है गैर मनकूत सादा और गैर मनकूत में अलामत। तो गैर मनकूत सादा में क्या होगा? अलिफ, दाल, रे, सीन और भी कुछ हो सकता है, स्वाद हुआ, तोय हुआ। और गैर मनकूत में अलामत जिसमें अलामत हो, जैसे टे, डे, अड़े। तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। मनकूत की तीन किस्में हैं और गैर मनकूत की दो किस्में होती हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है, फ़ौकानी के मानी होते हैं ऊपर। फ़ौकानी के माने क्या होते हैं? ऊपर, यानी वह हरूफ जिस पर ऊपर नुक्ता हो, जैसे खे। और तेहतानी वह हरूफ जिस पर नीचे नुक्ता हो, जैसे बे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। अगला क्वेश्चन है, हरूफ़े कमरी की मिसाल है? तो हरूफ़े कमरी और हरूफ़े शमसी को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें
लुगात, अद्दुनिया, अल मालिक, अत्ताक। तो इसमें हरफ कमरी की मिसाल कौन सी होगी? अल मालिक होगी। क्या होगी साथियों? अल मालिक होगी। इसकी पहचान आप किस तरह कर सकते हो? आपको अलिफ लाम के बाद जो तीसरा जो लफ्ज़ आएगा उसको आपको देखना है। तो पहले में है अल लुगात, तो इसमें लाम आ रहा है, इसमें लाम आ रहा है। अद दुनिया, इसमें दाल आ रहा है। और अल मालिक, इसमें मीम आ रहा है। और इसमें अत ताक, इसमें तोएँ आ रहा है। तो दाल रे और तोएँ। तो हम कमरी के अंदर देखते हैं दाल रे और तोएँ। तो दाल रे और तोएँ नहीं है, इसके अंदर मीम है। तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी? हरुफ़े कमरी की मिसाल हो जाएगी। तो ये क्या होगा? अल मालिक। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। हरुफ़े कमरी की तादाद 14 है। यानी अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, उसे तो कमरी कहा जाता है। और अलिफ लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसे हरुफ़े शम्सी कहा जाता है। इनकी तादाद 14 है। ये भी अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। तो हरुफ़े जो कमरी है उनकी तादाद 14 हैं। अलिफ, बे, ज़ीम, है, खे, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, है और या। उसी तरह जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता, उन्हें हरुफ़े शम्सी कहा जाता है। इनकी तादाद भी 14 है। जैसे इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ते से, दाल जाल, रेज़े, सिन सिन, स्वाज़ तोय ज़ोय और लाम और नून। तो इस तरह आप जोड़े में भी इसको याद रख सकते हो, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंसानी आवाज़ या अदायगी के लिहाज से हरुफ़ की किस्में हैं। तो हरुफ़ की 2 किस्में होती हैं, मुसव्वते और मुसम्मतें। यानी मुसव्वते यानी स्वर और मुसम्मते यानी व्यंजन। तो इंसानी आवाज़ या अदायगी के लिहाज से हरुफ़ की 2 किस्में हैं, मुसव्वते और मुसम्मते। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है, नुक्तों के लिहाज से हरुफ़ की 2 किस्में हैं, मनकूत और गैर मनकूत। मनकूत और गैर मनकूत। मनकूत की 3 किस्में हैं और गैर मनकूत की 2 किस्में हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, बनावट के लिहाज से हरुफ़ की 2 किस्में हैं या तहरीरी एतबार से हरुफ़ की 2 किस्में हैं, मुफ़र्रद और मुरक्कब। मुफ़र्रद के मानी अकेला, तन्हा होता है और मुरक्कब के मानी मिला जुला होता है। और इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है, तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से हरुफ़ की 2 किस्में हैं, हरुफ़ शम्सी और हरुफ़ कमरी। हरुफ़ शमरी की तादाद भी 14 है और हरुफ़ कमरी की तादाद भी 14 है। दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मुकब्बर कहते हैं बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाना, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, बड़ी चीज़ को बड़ा करके दिखाना या छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना होता है। तो इसका क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट में बताना है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसमें आम की किस्म में से है। क्या आंसर होगा साथियों? इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। जैसे छोटी चीज़ क्या होगी? जैसे बागीचा है तो बागीचे का क्या होगा? बड़ा बनाना है तो उसे बाग। क्या होगा साथियों? बाग। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। इसमें आम की किस्म है तो इसमें मुकब्बर छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे पंखड़ी से पंखा, बागीचा से बाग, है ना। इस तरह आपको ध्यान में रखना है। इसमें मुसग्गर बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाना, इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे बाग से बड़ी चीज़ को छोटा करके किस तरह दिखाएंगे? जैसे बाग बड़ा होता है तो इसका बागीचा होगा। नवा क्वेश्चन है, थोड़े रुपये मिसाल है सिफ़त अददी की, सिफ़त अददी गैर मुअय्यन की और सिफ़त अददी मुअय्यन की। तो इसमें सबसे नज़दीक वाला आंसर क्या होगा? थोड़े रुपये मिसाल है। तो इसका आंसर साथियों ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी होगा। तो इसमें आपको सबसे नज़दीक तरीन आंसर आपको बताना है, चौथा इसमें होगा नहीं। तो इसमें सबसे नज़दीक क्या होगा? सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, यानी इसमें संख्या निश्चित नहीं है
और सिफ़त अददी की दो किस्में हैं, सिफ़त अददी गैर मुअय्यन और सिफ़त अददी मुअय्यन। तो इसकी दो किस्में हैं। तो नज़दीक तरीन आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर 3 ऑप्शन में नहीं हो तो सिफ़त अददी होगा, और ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा तो सिफ़त होगा। तो आप इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, यानी जिसकी संख्या निश्चित ना हो। व्याख्या हम देखते हैं। सिफ़त यानी विशेषण, जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत बताए उसे सिफ़त कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। अब सिफ़त किसे कहते हैं? मौसूफ़ के बारे में, यानी विशेष्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे मीठा आम, तो मीठा इसमें क्या होगा? विशेषण होगा, और आम इसमें मौसूफ़ होगा यानी विशेष्य होगा। उसी तरह हम मौसूफ़ की परिभाषा देखते हैं विशेष्य की, जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जाए। जैसे मोटा आदमी, तो मोटा इसमें सिफ़त होगा और आदमी इसमें मौसूफ़ होगा। इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। सिफ़त अददी यानी परिणाम वाचक विशेषण, जो किसी इस्म का तसलसल यानी क्रम, मर्तबा यानी श्रेणी, तादाद यानी संख्या बताए उसे सिफ़त अददी कहा जाता है, जिनको सिर्फ़ गिना जा सकता हो। सिफ़त अददी की दो किस्में हैं, सिफ़त अददी गैर मुअय्यन और सिफ़त अददी मुअय्यन। तो इसकी दो किस्में हैं। किस्म ये अक़साम है जो किस्म की जमा होती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसकी दो किस्में हैं, सिफ़त अददी मुअय्यन जिसकी संख्या निश्चित हो, जैसे 6 आदमी, 2 कुर्सियाँ, है ना। और सिफ़त अददी गैर मुअय्यन यानी जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो, जैसे कुछ आदमी, कुछ कुर्सियाँ वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशमा ने ख़त लिखा था, इस जुमले में ज़माना है। तो इसमें काल पूछ रहा है, कौन सा ज़माना होगा? फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल माज़ी। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सही पढ़ना है। रेशमा ने ख़त लिखा था, अब कब लिखा था? अभी लिखा है, या आगे लिखेगी, या पहले लिख चुकी है। तो रेशमा ने ख़त लिखा था यानी पहले लिखा था, तो इसमें क्या होगा? फ़ेल माज़ी होगा यानी भूतकाल होगा। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी भविष्यकाल, और फ़ेल हाल यानी वर्तमान काल होता है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर फ़ेल माज़ी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। व्याख्या हम देखते हैं। ज़माना बोला जाता है काल को। ज़माना की मानी है वक्त। ज़माना वाहिद है यानी एक वचन है, और इसकी जमा अज़मीना है। क्या है साथियों? अज़मीना है। ज़माना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ज़माना की 3 अक़साम होती है, ये किस्म की जमा है अक़साम। पहली जो अक़साम होती है ज़माने की, माज़ी यानी भूतकाल, गुज़रे हुए ज़माने को कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो, वह काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हो उसे माज़ी कहा जाता है। तो हाल बोला जाता है वर्तमान काल को। मौजूदा वक्त को हाल कहा जाता है। जैसे माँ चाय बना रही है, तो माँ चाय बना रही है, तो ये मौजूदा वक्त में काम होना पाया जा रहा है। वह काम जो मौजूदा वक्त में किया जा रहा हो उसे हाल कहा जाता है। उसी तरह मुस्तक़बिल यानी भविष्यकाल, मुस्तक़बिल भविष्यकाल, आइंदा वक्त में या आने वाले वक्त को मुस्तक़बिल कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं खाना तैयार हो जाएगा, यानी आने वाले वक्त में हो जाएगा, तो वह काम जो आने वाले वक्त में होगा उसे मुस्तक़बिल कहा जाता है, यानी भविष्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू ड्रामे के ज़वाल यानी खात्मे का सबब बने। सबब यानी कारण बने। तो आपको ध्यान में रखना है रेडियो, टेलीविज़न या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेडियो और टेलीविज़न की वजह से उर्दू ड्रामे के ज़वाल खात्मे का सबब बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। व्याख्या हम देखते हैं। रेडियो और टेलीविज़न ड्रामे के खात्मे का सबब बने हैं यानी कारण बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कहावत के बारे में दुरुस्त बात है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहावत नाकिस होती है, नाकिस के मानी होते हैं अधूरा, और ताम के मानी होते हैं मुकम्मल।
तो नाकिस अधूरा, ताम मुकम्मल। क्या आप बता सकते हैं ये कहावत के बारे में? दुरुस्त बात है, कहावत नाकिस होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कहावत के लिए मज़दर का होना शर्त है, कोई शर्त नहीं है। कहावत के लिए मज़दर का होना शर्त नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों मुहावरे की विशेषता बता रहे हैं। कहावत में किसी किस्म का बदलाव नहीं किया जा सकता, ये भी राइट है। और कहावत जो कि तू इस्तेमाल की जाती है, तो ये भी हमारा राइट है। जिसमें 3 और 4 राइट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 3 और 4 दुरुस्त हैं, तो 3 और 4 दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। तो इसका हमें ध्यान में रखना है। जो मुहावरा होता है वो नाकिस होता है यानी अधूरा होता है, और मुहावरे के लिए मज़दर का होना शर्त है। मज़दर की अलामत ना होती है, इसका हमें ध्यान में रखना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा 3 और 4 दुरुस्त हैं। कहावत के बारे में आपको ध्यान में रखना है। कहावत ज़रबुल अमसाल को कहा जाता है या ज़रबुल मसल को भी कहा जाता है। कहावतें हज़ारों सैकड़ों साल की तजुर्बात यानी अनुभव व मुशाहदात का नतीजा होता है यानी परिणाम होता है। कहावत जुमला ताम होती है यानी मुकम्मल होती है, और मुहावरा नाकिस होता है। कहावत के लिए मज़दर का होना शर्त नहीं है, लेकिन कहावत के लिए मज़दर का होना शर्त नहीं है, लेकिन मुहावरे के लिए शर्त है। कहावत जो कि तू इस्तेमाल की जाती है, कहावत जो कि तू इस्तेमाल की जाती है। कहावत में किसी किस्म का बदलाव नहीं किया जाता, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल शेर में रोता और होता है। तो हम शेर पढ़ते हैं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या। तो मतलब गज़ल का पहला शेर होता है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। काफ़िया ये गज़ल के दोनों शेर के जो आखिर में रदीफ़ आता है उससे पहले काफ़िया होता है। रदीफ़ गज़ल के दोनों शेर के मिसरे में आखिर में जो हम एक जैसे अल्फाज होते हैं उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़िया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें रोता और होता क्या है? काफ़िया है, और क्या रदीफ़ है। तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, काफ़िया इसका आंसर होगा। तारीख का मुतज़ाद है यानी विलोम शब्द है, मुतज़ाद यानी विलोम शब्द है। बारीक, पोशीदा, ज़ाहिर या रोशन। तो तारीख का मुतज़ाद क्या होगा? रोशन। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कादिर के क्या मायने हैं? कादिर के क्या मायने हैं? रुतबे वाला, कदर वाला, कुदरत वाला या बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुदरत वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल शेर में कौन सी सिनत है? दर्ज झेल शेर में कौन सी सिनत है? दर्दमंद कस दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। तो अच्छा और बुरा, तो इसमें कौन सी सिनत होगी ये आपको बताना है। अच्छा और बुरा, इहाम, मुबालगा, तज़ाद या तलमी। तो इसका राइट आंसर होगा तज़ाद। तज़ाद के मायने, तज़ाद ये जिससे बना है जिसके मानी है अपोजिट यानी विलोम शब्द। तो इसमें अच्छा और बुरा तज़ाद है यानी विलोम शब्द है। तो इसमें सिनत कौन सी होगी? तज़ाद होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है? मुसब्बा भी किसको कहते हैं? हरफ तस्बीह को, जिसको तस्बीह दी जाए, जिससे तस्बीह दी जाए, जिस वजह से तस्बीह दी जाए। तो ये सिनत की जो तस्बीह है उसके अरकान हैं, 4 अरकान होते हैं। मुसब्बा, मुसब्बा बिही, हरफ तस्बीह और वजह तस्बीह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17वें का, जिससे तस्बीह दी जाए यानी जिससे तस्बीह दी जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, जिससे तस्बीह दी जाए। तस्बीह के 4 अरकान होते हैं। मुसब्बा, जिसको तस्बीह दी जाए यानी मिसाल दी जाए। मुसब्बा बिही, जिससे तस्बीह यानी मिसाल दी जाए। वजह, जिस वजह से तस्बीह दी जाए, वजह तस्बीह यानी जिस वजह से तस्बीह दी जाए। और चौथा अरकान है हरफ तस्बीह यानी जिस हर्फ का इस्तेमाल तस्बीह यानी मिसाल देने के लिए किया जाए। तस्बीह कलाम या शायर में एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से देना तस्बीह कहलाता है।
तस्बीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुसावा करार देना, यानी एक चीज़ की मिसाल दूसरी चीज़ से देना। अगला क्वेश्चन है उर्दू रस्मुल ख़त किस रस्मुल ख़त के करीब है? उर्दू, देवनागरी, अंग्रेज़ी या कोई नहीं? साथियों उर्दू की जगह आपके फ़ारसी भी अगर होगा तो सबसे नज़दीक फ़ारसी होगा, तो ऑप्शन नंबर फ़ारसी होना चाहिए था, लेकिन फ़ारसी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा उर्दू। अगर ऑप्शन में फ़ारसी हो तो फ़ारसी हमें करना है। तो देवनागरी और अंग्रेज़ी तो ये तो होगा नहीं, तो उर्दू रस्मुल ख़त किस रस्मुल ख़त के करीब है? उर्दू या फ़ारसी के? अगला क्वेश्चन है 19वां, चारागर की क्या मायना है? जिसके घर ना हो, लाइलाज, बेचारा या इलाज करने वाला। चारागर के मानी क्या होंगे साथियों, ये आपको बताना है। मानी अल्फाज इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चारागर के क्या मानी है? इलाज करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर हमारा राइट हो जाएगा, इलाज करने वाला। अगला क्वेश्चन है 20वां, खसूसियात की जमा है। खसाइस, मखसूस, खसूसियत या खासियत? तो 20वें में क्या राइट होगा साथियों? तो इसमें 20वें में खासियत होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, खासियत। 21वां क्वेश्चन है दरख्शा के क्या मायने हैं? दरख्शा की क्या मानी है? बिखरता हुआ, दरख्त, चमकता हुआ या बोलना? 21वें में क्या राइट आंसर होगा साथियों? दरख्शा के क्या मानी हैं? दरख्शा के मानी क्या होते हैं? चमकता हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से आरजू का हम मानी लफ्ज़ क्या है? इनमें से आरजू का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा? अज़्म, मरगूब, तमन्ना या जुस्तजू? तो आरजू का हम मानी लफ्ज़ क्या होगा? जुस्तजू होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, जुस्तजू होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं उर्दू ज़बान शाख है, यानी उर्दू ज़बान किसकी शाखा है? अरबी की, फ़ारसी की, हिंद आरियाई ज़बान की या प्राकृत की? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, हिंद आरियाई ज़बान की। कुनूतियत का इमाम कहा जाता है? वली को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, सौदा को या मीर को? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा, मीर को। मीर को खुदाए सुकन, शहंशाह गज़ल और कुनूतियत का इमाम कहा जाता है, और वली दक्कनी को तागज़ल का इमाम कहा जाता है। तागज़ल का इमाम कहा जाता है वली दक्कनी को। तो मीर को खुदाए सुकन, शहंशाह गज़ल और कुनूतियत का इमाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24वां, मशहूर किता निगार हैं? सौदा, मोमिन, अकबर अलाहाबादी या कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अकबर अलाहाबादी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। लफ्ज़ हलावत के क्या मानी हैं? लफ्ज़ हलावत के क्या मानी हैं? मिठास, खुशी, मुश्किल से भरा या हरा भरा? तो ऑप्शन नंबर 25 का क्या राइट आंसर होगा? लफ्ज़ अलावत के क्या मानी है? हरा भरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है खालिस फ़ारसी हर्फ है? खालिस फ़ारसी हर्फ है ज़्वाद, ज़ोएं, ज़े या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि खालिस फ़ारसी हर्फ ज़े है, ज़े है। और पेच गाफ ये फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़बानों में इस्तेमाल होते हैं, और अरबी और तुर्की ज़बान में इस्तेमाल नहीं होते, इसका भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है ताए मुदव्वरा की अलामत है? ते, थे या थे या थे?
तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये अरबी की है। तो ताए मुदव्वरा की अलामत होती है ये, जिसके ऊपर 2 नुक्ता होता है। और ये जो ता होती है ताए मबसूत या फैली हुई ता इसे बोलते हैं। और ये जो 2 चश्मियाँ हैं इसे मखलूत कहा जाता है, इसे ही हैया हरूफ कहा जाता है और इसे ही हैकारी हरूफ कहा जाता है। ये 14 मुरक्कब हरूफ होते हैं जो हिंदी से लिए गए हैं। और इसके अलावा टे, डे, टेढ़े और अड़े, टेढ़े अड़े ये भी हिंदी के हरूफ हैं। अगला क्वेश्चन है लफ्ज़ मजमुआ है। लफ्ज़ किसका समूह है? हर्फ का, लफ्ज़ और अल्फाज का, या कोई नहीं? तो हर्फ का होगा। क्वेश्चन नंबर 29वां है, इसमें ख़ास है औरत, आदमी, गम या दहली? तो इसमें ख़ास क्या होगा? दहली होगा। अगला क्वेश्चन है वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो जाए, जिसे उर्फ बोलेंगे या कुन्नियत बोलेंगे, लक़ब बोलेंगे या कैफियत बोलेंगे? तो वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो जाए उसे लक़ब बोला जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेटर है, उनका जो लक़ब है, जो असल नाम के अलावा उनका जो नाम है मास्टर ब्लास्टर है। तो मास्टर ब्लास्टर क्या होगा? लक़ब होगा। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं, वह नाम जो किसी खूबी की वजह से पड़ जाता है उसे लक़ब कहा जाता है। लक़ब को वस्फ़ी नाम भी कहा जाता है, वस्फ़ी नाम भी से कहा जाता है। वसफ़ के मानी खूबी है और वसफ़ वाहिद है, इसकी जमा औसाफ है। वैसे ही लक़ब वाहिद है और इसकी अलकाब इसकी जमा है। तो साथियों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो आज ही प्रैक्टिस सेट लें, जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कारआमद हैं और टीचिंग मेथड और नस्र और नज़्म के सभी टॉपिक रहेंगे इसके अंदर। टॉपिक वाइज आपको PDF दी जाएगी, नामात्र की फ़ीस पर है, आज ही लें। सुनहरा अवसर है, बहुत बच्चों ने लिया है, तो आप भी इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। साथियों मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर जो हैज़ 3 होगी, हैज़ 3, तो बहुत जल्द वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आपने कोर्स नहीं लिया तो कोर्स लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।